हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिलासा कृषि कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। पहला वीडियो हमने अपलोड किया था, बहुत अच्छा आप लोगों का कमेंट आया, बहुत अच्छा आपका लाइक आया। ठीक है, ऐसी प्यार हमारे ऊपर करते रहें। आपका जो प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं, लाइक होते हैं, उनको देख के हम लोग को भी अच्छा लगता है। तो हम लोग पिछले वीडियो में विटामिन तक पढ़े थे। ये जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक, पिछले वीडियो हम लोग विटामिन तक हम लोग पढ़े थे। आगे हम लोग विटामिन के आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है। ठीक, आज समझ में तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं भी। तो विटामिन तक हम लोग पढ़े थे। उसके बाद आता है एक और क्वेश्चन कि साइलेज बनाने के लिए कोई 3 फसलों का नाम दें। ठीक, साइलेज बनाने के लिए 3 फसलों का नाम, और उसका याद रखिएगा वैज्ञानिक नाम भी आपको बताना है। तो पहला जो है वो है मक्का। मक्का जो होता है सबसे बेस्ट होता है, इसका बॉटनिकल नेम होता है जिया मेज। ठीक, ज्वार की बात करेंगे, दूसरा हो गया ज्वार हो जाता है सोरघम बाइकलर। ठीक, तीसरा बरसीम को याद नहीं रखना है, क्योंकि बरसीम जो होता है साइलेज बनाने के लिए उतना खास अच्छा नहीं होता है। ठीक, क्योंकि बरसीम जो होता है हे बनाने के लिए अच्छा होता है। तो इसकी जगह में आप याद रख सकते हो बाजरा। याद रख सकते हो बाजरा। बाजरा का जो वैज्ञानिक नाम है यानी साइंटिफिक नेम है, ये होता है पेनिसिटम ग्लूकम। ठीक, पेनिसिटम ग्लूकम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है या बॉटनिकल नेम बोल सकते हो आप। तो ये तीनों चीज को याद रखना है, मक्का, ज्वार, बाजरा। ठीक है, ये साइलेज बनाने के लिए अच्छे रहते हैं। उसके बाद आता है पशुओं के भोजन के अंतर्गत आने वाले कोई 4 कार्बनिक पदार्थों के नाम लिखना है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? कच्ची प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन। इसको भी याद कर लीजिएगा, इसको भी हम लोग बताए थे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अति उत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, अति लघुत्तरी हो गया था, ये लघुत्तरी रहेगा। पशु आहार में पानी के कोई 4 कार्य लिखिए। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन लंबा होते जाएगा, क्योंकि उससे पहले हम लोग छोटा छोटा पढ़ रहे थे, अब थोड़ा बड़ा पढ़ेंगे। जैसे पानी के क्या क्या काम होता है, ये 2 नंबर में भी पूछ देते हैं, उसमें 2 काम पूछेंगे, 4 नंबर में आपका 4, क्योंकि इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक, आज समझ में इस चैप्टर से। तो इसके 4 क्या काम होता है आपको लिखना है, लेकिन 4 नंबर में आपको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा, तब आपको 4 नंबर मिलेगा। ऐसे 4 लाइन में लिख देंगे तो आपको नहीं मिलेगा, इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक, पहला होता है, जैसे कि इसमें आप हेडिंग दे के लिख सकते हो, घोलक। क्या है? घोलक यानी सॉल्युबल, ये पहला पॉइंट दे दिए। अब इसके अंतर्गत आप लिख लीजिएगा कि भोजन जो होता है, पानी जो होता है भोजन को घोलने का काम करता है, और घोल के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। ठीक, तो घोलक पदार्थ के रूप में काम करता है। ऐसा पॉइंट में लिखोगे 4 बार, तब आपको 4 नंबर मिलेगा, और ऐसे एक एक लाइन में मिलोगे 4 नंबर नहीं मिलने वाला नहीं है। दूसरा जो होता है, ये जो होता है रक्त को पतला करता है, तो लिख सकते हो रक्त का पतलापन। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हो यहाँ पे रक्त का पतलापन। अब आपके मन में आ रहा होगा रक्त को ये तो पतला कर देता है। देखो, रक्त को पतला करते हैं तभी रक्त जो है हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। अगर वो कहीं एक जगह जमने लग जाए, यानी कि रक्त का थक्का जम गया, तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा? रक्त की कमी हो जाएगा। तो पानी जो होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पतला करके ले जाने का काम करता है। ठीक है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, याद रखिएगा, शरीर के जो तापमान होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। इसीलिए आप डेली नहाते क्यों? क्योंकि नहाने से क्या हो जाता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है। मशीन भी देखिए लगातार काम करते रहते हैं, तो फिर भी वो भी गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाते हैं तब उसमें हम लोग पानी डालते हैं, क्यों? ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन हो। ठीक उसी प्रकार ये भी क्या करता है, तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। चौथा ये है कि हमारे शरीर में जो वेस्ट चीजें होते हैं, जैसे मल वगैरह हो गया, पसीना वगैरह, उसको भी निकालने का काम कौन करता है? पानी ही करता है। ठीक है, तो एक तरह से आप बोल सकते हो मल को बाहर निकालने में, यानी कि हमारे शरीर में जो वेस्ट चीजें होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है, बाहर निकालने के लिए किसका कौन काम करता है? पानी काम करता है। तो ये पानी का 4 महत्व हो गया। ठीक है, इसमें 2 नंबर में भी आएगा तो भी आप 2 महत्व को लिख सकते हो। 4 में आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन के। देखो ये जो है 2021 में ए सेट में पूछा गया था और ये जो है सी सेट में पूछा गया है। तो उसमें पानी के कार्य पूछे गए थे और इसमें प्रोटीन के कार्य पूछे गए हैं। तो चर्चा आपको इसमें भी बताना है कि प्रोटीन का क्या 4 कार्य है या क्या महत्व है। ठीक है, देखो प्रोटीन जो होते हैं हमारे शरीर में क्या होता है, जो मांसपेशियां होते हैं यानी मसल्स को बढ़ाने का काम करते हैं। तो याद रखिएगा प्रोटीन शरीर के मांस को बढ़ाता है। ठीक है, प्रोटीन जो होता है याद रखिए एंजाइम, पाचक रस और हार्मोन के निर्माण में प्रोटीन का महत्वपूर्ण है। मतलब हमारे शरीर में या एनिमल के शरीर में जो प्रोटीन जो होता है वो एंजाइम, पाचक रस इन सब के बनाने में काम करता है। ठीक है, ये हो गया काम उसका। और क्या काम है देखते रहिएगा। ठीक, अभी आप लोग को बताते हैं। शरीर के वृद्धि और प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जैसे दूध में भी प्रोटीन की मात्रा होता है, जितना ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा हम लोग देंगे तो जैसे अगर भेड़ है तो उसमें क्या होगा, ऊन की मात्रा बढ़ेगा। ठीक है, तो ऊन की मात्रा जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतने हमारे लिए भी यूजफुल है। ठीक, तो ये शरीर के वृद्धि एवं उत्पादन में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, उसमें भी कार्य करते हैं। सींग के निर्माण में काम करता है, ऊन निर्माण में काम करता है। ठीक है, आसमान में प्रोटीन जो होता है शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। ये दूध, पाचन रस और खाल यानी कि स्किन हो गया, खुर यानी कि पैर हो गया, पैर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो, सींग, इन सब चीज़ को बनाने का काम करते हैं। और हमारा जो बॉडी होता है जैसे कहीं पे लग दिया है फिर डैमेज हो जाता है तो उसको वापस से सुधारने का काम भी यही करता है। ठीक, प्रोटीन भी उसका सहायता करता है, यानी कि डैमेज जो टिश्यू होते हैं या उत्तक होते हैं उसकी मरम्मत का कार्य करते हैं। फिर आता है निर्वाह आहार के 4 कार्य लिखिए। ठीक है, निर्वाह आहार के क्या 4 कार्य है। ठीक, तो पहला ये है जीवन निर्वाह आहार, तो इसलिए दिया जाता है केवल उनको जीवित रखने के लिए, है ना। तो पशुओं को ये क्या करते हैं, चलने फिरने के लिए दिया जाता है, पशुओं सिर्फ चल फिर सके। ठीक, उनके शरीर में रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन हो सके, शरीर में जो श्वसन क्रियाएं हैं रेस्पिरेशन वो होते रहे। ठीक है, मल वगैरह जो रहते हैं वो शरीर से बाहर निकलते रहे ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे। तो केवल उनको जीवित रखने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं के राशन में कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के आपका कार्य बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट तो पहला सब लोग जान रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऊर्जा देने का काम करता है। क्या काम करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। ये भी क्या करते हैं, शरीर का जो तापमान होता है उसको भी नियंत्रित करने का काम करते हैं। शरीर में चर्बी की मात्रा को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि शरीर में देखो ज़्यादा मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो शरीर का मतलब फूलने लगता है, तो वही होता है चर्बी को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये है उत्पादन और नियंत्रण करने में भी ये सहायक होते हैं। उत्पादन मतलब ये होगा जैसे मांस उत्पादन करना है तो आप ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट दोगे तो उनके शरीर में ज़्यादा चर्बी आएगा। ठीक, आज समझ में आया ना। उसके बाद आते हैं पशुओं को आहार की जरूरत क्यों है। नेक्स्ट क्या है, पशुओं को आहार की आवश्यकता क्यों पड़ता है। तो पहला हो गया पशुओं को आहार निम्नलिखित चीजों के लिए जरूरत पड़ता है। पहला हो गया, देखो इस तरह से आप लिखोगे तो आपको 4 नंबर आसानी से मिलेगा। पहला हो गया जीवन निर्वाह के यानी कि लाइफ मेंटेनेंस के लिए। जब तक आप उसको खाना पीना नहीं दोगे तो उनके शरीर में होने वाले बहुत सारे क्रियाएं होती हैं, श्वसन हो गया, ठीक है, या तो फिर रेस्पिरेशन चल रहा है, उनके में धड़कन चल रहे हैं, चलने फिरने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, उनके लिए हमको देने की जरूरत पड़ते हैं। दूसरा होता है उत्पादन के लिए। अगर आप देखो उनके उत्पादन के लिए मतलब ये होगा उनके शरीर में ऊन उत्पादन हो रहा है, मांस उत्पादन हो रहा है, दूध उत्पादन हो रहा है, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा राशन देना पड़ेगा आपको। ठीक, प्रजनन के लिए जब उनके बीच में प्रजनन क्रिया हो रहे हैं और उस समय आप उचित मात्रा में आहार नहीं देते हैं, ठीक है, उचित मात्रा में आप राशन नहीं देते हैं तो उनके शरीर का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। साथ ही साथ उनकी जो प्रजनन अंग है वो सही तरह से काम नहीं करेंगे या प्रजनन अंग जो होते हैं अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाएगा, तो आपको प्रजनन के लिए भी भोजन देने की जरूरत पड़े या उनका जो प्रजनन क्षमता है वो कम हो जाएगा। ठीक, फिर होता है युवाओं को वृद्धि करने के लिए, क्योंकि युवा जितने जल्दी वृद्धि करेंगे, जितने जल्दी ग्रोथ करेंगे, उतने जल्दी वो प्रजनन कार्य में, कृषि कार्य में या अन्य कार्यों में आसानी से कार्य करेंगे। ठीक है,
कार्य करने के लिए पशु बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे जुताई करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने का काम करते हैं। तो इन सब के लिए उनको आहार की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको आहार देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ कारणों से उनको आहार देने की ज़रूरत पड़ती है, जीवन निर्वाह आहार के लिए, ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए, उत्पादन के लिए, जुताई के लिए, यानी कि कार्य करने के लिए, युवाओं को वृद्धि करने के लिए, इन सब चीज़ के लिए आहार की ज़रूरत पड़ती है। फिर क्वेश्चन है, पशु आहार में मोटे चारे का यानी कि रफेज क्या क्या महत्व है, उसका बताना है। तो ये देखो, जो मोटे चारे होते हैं वो सस्ते होते हैं, क्या होते हैं, सस्ते होते हैं और शक्तिदायक होते हैं। पहला क्या हो गया, याद रखिएगा, पहला काम इसका ये हो गया कि ये सस्ते होते हैं, ठीक है, शक्तिदायक होते हैं, भोजन प्रणाली में आवश्यक तनाव को पैदा करते हैं, ठीक है, मतलब ये होते हैं जो आवश्यक पोषक तत्व रहते हैं उनका भी पोषक तत्वों को प्रदान करने का काम करते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि जुगाली करने वाले पशुओं में क्या होता है, 4 अमाशय होते हैं। तो ये चारों अमाशय में क्या होगा, भोजन जो है धीरे धीरे टूट के जाता है, तो वो आसानी से भोजन को पचाने का कार्य कर लेते हैं, तो उनके लिए उपयोगी है। अधिक रेशा होने के कारण राशन की मात्रा बढ़ाता है, अधिक मात्रा में रेशा यानी कि फाइबर होता है, जिसकी वजह से राशन बढ़ जाता है। मोटे चारे अकेले ही जीवन निर्वाह प्रदान करता है। देखो, मोटे चारे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होते हैं, तो उनकी जीवन निर्वाह के लिए ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उनको जीवन निर्वाह में उनके जीवन के लिए देते हैं केवल। तो याद रखिएगा, अकेले जीवन निर्वाह के लिए ये पर्याप्त होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा देने की क्षमता होते हैं मोटे आहार में, ठीक। हरे चारे पाचक और स्वस्थवर्धक होते हैं। हरे चारे मतलब जो मोटे हरे चारे होंगे, ठीक है, ये क्या होते हैं, पाचक होते हैं और हेल्थी रहते हैं। ये आसानी से प्राप्त हो जाता है, ये क्या होता है, आसानी से प्राप्त। मोटे चारे आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, जैसे ज्वार बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये आसानी से हर जगह में उगते हैं, ठीक। और ये क्या करते हैं, जो जीवाणु होते हैं रूमेन में क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। रूमेन में क्या होता है, याद रखिएगा, रूमेन में भोज्य पदार्थों का इकट्ठा होता है, ठीक है, भोज्य पदार्थों को स्टोरेज करने का काम करता है रूमेन, जो अमाशय होता है, इसीलिए उसको स्टोरेज हाउस भी कहा जाता है, ठीक। तो उसमें जीवाणु को जो एक्टिविटी है वो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो भोजन होते हैं वो जल्दी से डिकम्पोज होने लगते हैं, और जो एनिमल होते हैं उनको एनर्जी मिलने लगते हैं, और एनर्जी मिलने के बाद क्या होगा कि जल्दी से वो डिकम्पोज हो गए, या उसका जो फर्मेंटेशन प्रोसेस हो गया और मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ये आता है कि फार्म में हे बनाने के लिए कौन कौन से विधियाँ होते हैं, मेथड्स ऑफ हे मेकिंग। हे मेकिंग के लिए कौन कौन से विधियाँ होते हैं। तो सबसे पहले इसकी विधि है जमीन विधि। जमीन विधि को कहा जाता है ग्राउंड मेथड। क्या कहा जाता है, ग्राउंड मेथड। इस विधि में क्या करते हैं, देखो, हे मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होगा, हे मतलब होता है चारों को सुखाते हैं, ठीक है, घास की सूखी अवस्था को हे कहा जाता है, घास को अच्छी तरह से सुखाते हैं। तो उसके कौन कौन से मेथड है, ग्राउंड मेथड में क्या करते हैं, हमारा जो खेत रहता है, इस खेत में क्या करते हैं, चारे के छोटे छोटे गठिया बना देते हैं, ठीक है, चारे के छोटे छोटे गठिया बना देते हैं, और इन गठियों को क्या किया जाता है, ग्राउंड में ही सुखाते हैं। ग्राउंड में ही क्या करते हैं, सुखाते जाते हैं। इसको क्या करेंगे, जैसे जैसे कुछ टाइम होते गया उसको पलटाते गए, फिर कुछ टाइम हो गया पर जैसे धान को आप देखे होंगे, करपा सुने होंगे, अगर आप गांव के लोग हैं तो करपा जानते होंगे। करपा को, धान को काटने के बाद खेत में ही छोड़ देते हैं ताकि वो सूखे, फिर उसको थोड़ा पलट देते हैं ताकि वो पूरी अच्छी तरह से सूख जाए। ठीक उसी प्रकार से इसको किया जाता है, ये ग्राउंड मेथड हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है फार्म बार्ड विधि। फार्म बार्ड मतलब ये होगा, हमारा जो फार्म रहता है उसमें इस तरह से तार कांटा लगे रहते हैं, या तार कांटा या अन्य चीज हो गया। इसी में क्या किया जाता है, घास को सुखाने के लिए रख देते हैं, या बीचों बीच में क्या करते हैं, रख देंगे, और उसको क्या करते हैं, एक समय के बाद पलटाते रहते हैं, दिन में 1 बार 2 बार इस तरह से। फिर आते हैं तिगुनिया, इसको बोलते हैं ट्राइपॉड मेथड। जैसे कि आप लोग तो आजकल सभी बच्चे जानते होंगे ट्राइपॉड क्या होता है, ठीक है। जब से कोरोना हुआ है लोग टिकटॉक वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं। ट्राइपॉड में क्या करते हैं, 3 बांस का डंडा ले लेते हैं इस तरह से, और इसमें क्या किया जाता है, इस तरह से इसको बांध दिए। बांधने के बाद या तो इसके ऊपर में ऐसे रख देते हैं, या ये ट्राइपॉड रहते हैं इसी में ऐसे रख देते हैं चारों को,
ठीक है, इस तरह से उसको गांज देते हैं। तो इस तरह से उसको 2 से 3 बार पलटने का कार्य किया जाता है और उसको सुखाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, आसवन में। उसके बाद आता है पीएच के आधार पे साइलेज का वर्गीकरण। पीएच के आधार पे साइलेज का वर्गीकरण। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका तो पीएटी में जरूर आता है ये क्वेश्चन, और फिल द ब्लैंक में आपको आएगा ही कि कौन कौन सा जो होता है पीएच के आधार पे चारों का वर्गीकरण है। ठीक है, तो पीएच देखो याद रखिएगा, जो जितना ज़्यादा खट्टा रहेगा वो उतने अच्छा पशुओं के लिए रहेगा। तो सबसे अच्छा जो सबसे अच्छी साइलेज होते हैं, सबसे अच्छे साइलेज का पीएच कितना होता है? तो सबसे अच्छे साइलेज का पीएच होता है 3.4 से 4.2। ठीक है, ये सबसे अच्छी का रहता है, याद रखिएगा। और सबसे अच्छी के बाद आता है अच्छी, सबसे अच्छी के बाद क्या आता है? अच्छी। तो सबसे अच्छी के बाद अच्छी जो साइलेज यानी कि गुड साइलेज का पीएच कितना होता है? तो उसका देखो एक बार और देखो इधर, 3.4 से 3.4 से 4.2, ये जो होते हैं ये सबसे अच्छी साइलेज होते हैं, सबसे अच्छी साइलेज। ठीक, दूसरा जो होता है 4.2 से 4.5, 4.2 से 4.5, यहाँ तक के जो पीएच रहेगा इसको बोलेंगे अच्छी साइलेज। ये सब क्या रहेगा? पीएच है, याद रखिएगा ना सब। ये रहेगा अच्छी साइलेज, क्या रहेगा? अच्छी साइलेज। फिर 4.5 से याद रखिएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए 4.5 से 4.8, 4.5 से 4.8, यहाँ तक का जो पीएच रहेगा ये साइलेज क्या कहलाएगा? ये साइलेज कहलाएगा आपका, देखो ये साइलेज आपका क्या कहलाएगा? देखिए, ये साधारण या सामान्य साइलेज कह सकते हो। ठीक, या संतुष्टि साइलेज। 4.2 से 4.52 है वो है अच्छी साइलेज। 4.5 से 4.8 जो है ये संतुष्टि यानी कि साधारण बोल सकते हो। और 4.8 से अगर पीएच अधिक हो गया तो खराब साइलेज कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे बनाते समय पोषक तत्वों की हानि कैसे होती है? ठीक है, अब हे बनाते समय कौन कौन से हानि होती है? तो पहला होता है पत्तियों के झड़ने से। देखो पत्तियों में बहुत सारा विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब होते हैं। और पत्ती की मात्रा अधिक रहेगा मतलब उसमें उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट रहेगा, क्योंकि पत्ती अगर झड़ गए तो उसमें न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है पौधे का सिर्फ डंडल वाले भाग को खाते रहेंगे, है कि नहीं? तो पत्तियों का अधिक मात्रा में अगर गिर जाता है या झड़ जाता है तो पोषक तत्वों की नुकसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है विटामिन की हानि। तो जैसे आपको बताया था पत्ते में क्या होता है, विटामिन वगैरह ज़्यादा रहते हैं। अगर जैसे को पत्तियों में विटामिन ए होता है यानी कि कैरोटीन की मात्रा होता है। अगर कैरोटीन की मात्रा निकल गया तो जाहिर सी बात है उसमें विटामिन की हानि होगा। किण्वन द्वारा हानि। ठीक है, किण्वन के द्वारा क्या क्या हानि होगा? तो किण्वन में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग पत्ता को सुखा के रखे थे, अचानक से पानी वगैरह हो गया तो उसमें किण्वन का प्रोसेस हो गया जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाता है। रिसाव के द्वारा तो वही है कि खेत में हम लोग सुखा के रखे थे, अचानक से बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो पानी उसमें घुल गया। घुलने से क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट होगा वो रीस के नीचे चला जाएगा या रीस के पानी में रहेगा, पानी को बाहर निकालेंगे, पानी के बाहर थ्रू न्यूट्रिएंट निकल गया तो इस तरह से हानि होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है साइलेज से क्या क्या हानि होता है। साइलेज से क्या क्या हानि होता है? तो साइलेज के समय बनाते समय हमको क्या क्या बात को ध्यान रखना चाहिए और कैसे कैसे हानि होता है। ये साइलेज से पहला हानि ये होता है कि साइलेज बनाते समय अगर किसी भी चीज़ की कमी हो गया, साइलेज बनाते समय किसी भी चीज़ की कमी हो गया तो याद रखिएगा उसमें दुर्गंध आने लगती है, उसमें दुर्गंध आने लगती है। साइलेज में पानी की अधिकता के कारण, ठीक है, साइलेज में पानी की अधिकता के कारण उसका भार बढ़ जाएगा। साइलेज में अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो गया तो उसका भार बढ़ जाता है। ठीक है, अगर एक बार वो खराब हो गया मतलब उसमें थोड़ा सा भी खराब हो गया मतलब पूरा आपको चारा को फेंकना पड़ेगा, वो पूरी तरह से खराब हो गया, ये हानि हो जाता है। इसमें जो परीक्षक पदार्थ होते हैं प्रिजर्व, वो व्यर्थ ही चला जाता है। ठीक है,
साइलेज बनाने के लिए आपको एक जगह चाहिए, ठीक है, प्रॉपर उसमें चारा को काटना है, फिर उसको अच्छे से दबाना है, तो थोड़ा मेहनत भी इसमें ज़्यादा लगता है, ठीक है। उपकरण भी इसमें कुछ कुछ उपकरण लगते हैं, वो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो ये इसके हानि होता है, ठीक है। और ये होता है साइलेज जो होता है हर किसान नहीं बनाता है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो साइलेज है ये सब बनाते रहे, ठीक, क्लियर। पशुओं को वर्धक आहार देने के 3 उद्देश्य, ठीक है, मतलब उनको प्रोडक्शन राशन हम लोग क्यों देते हैं, इनका कौन कौन सा 3 उद्देश्य है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आया था 2013 में, ठीक है। तो पहला वर्धक यानी प्रोडक्शन के लिए तो देते हैं, तो दूध उत्पादन के लिए देंगे, अंडा उत्पादन के लिए देंगे, गोश्त के लिए, अगर वो एनिमल कौन सा है, अगर मुर्गी वगैरह है तब देंगे, ठीक है। नर को प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए, मादा के प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए, भेड़ से ऊन उत्पादन करने के लिए, सुअर बकरी हो गया इनसे मांस उत्पादन करने के लिए, ठीक है। इन सब चीज के लिए क्या होता है, वर्धक आहार यानी कि प्रोडक्शन राशन दिया जाता है। नेक्स्ट है आदर्श आहार की कोई 8 विशेषता बताइए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आदर्श आहार की 8 विशेषता बताना चाहिए, ठीक है। पहला ये है कि आदर्श आहार क्या हो, सस्ता होना चाहिए। पहला क्या है, आदर्श आहार सस्ता होना चाहिए, आसानी से वो उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसान उसको आसानी से यूज कर सके, ठीक है। दूसरा ये है आदर्श आहार संतुलित होना चाहिए, यानी कि उसमें सभी प्रकार का जो पोषक तत्व है वो उसमें मौजूद होना चाहिए, जिससे उनके जो एनिमल है यानी पशु है उनका ग्रोथ अच्छे से हो सके, ठीक है। वो लचीलापन होना चाहिए, मतलब ये है कि उसमें अच्छे से रसीलापन लचीलापन ये होना चाहिए, ठीक। उसमें फाइबर की मात्रा अधिक होना चाहिए ताकि पौधे में जो फाइबर होता है वो एनिमल के लिए यूजफुल होता है, उसके लिए अच्छा रहेगा एनिमल के लिए। सस्ती होना चाहिए, बता दिए। उसमें किसी प्रकार का गंध नहीं आना चाहिए, ठीक है। पशु जो है आसानी से उसको खा सके, आसानी से उसको पचा सके, ये इनकी विशेषता होना चाहिए, ठीक है। आ समझ में है ना। ये 8 विशेषता आप ले सकते हो उनका। उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री में जितने भी न्यूमेरिकल है उस वीडियो में रहेगा, ठीक है। आ समझ में। नेक्स्ट है पशु के चारे के रूप में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख पत्तियों का विवरण कीजिए, ठीक है। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि पशु चारे के रूप में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख पत्तियों का विवरण कीजिए। मतलब ये होता है कि चारे के में हम लोग किसको पत्तियों के रूप में हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में। तो जैसे गन्ने के पत्ती को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। बबूल हो गया और बरगद की पत्ती हो गया, पहाड़ी क्षेत्र में जैसे कि बबूल हो गया, ठीक है। इनके पत्तियों को हम लोग खिलाने की यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, इसको मत पढ़िएगा, कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट कोई झरबेरी क्या है, बांस की पत्ती है, ये भी है। और ये AIV साइलेज, इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो इसको भी पढ़ने कोई मतलब नहीं है। साइलेज का वर्गीकरण, जैसे कि आपको बता रहा था साइलेज का वर्गीकरण, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं करके। तो साइलेज का जो वर्गीकरण है इसको अमेरिकन डेयरी एसोसिएशन द्वारा साइलेज का ये जो वर्गीकरण है उसके द्वारा दिया गया था। साइलेज में सबसे पहले आपको बताया था बहुत अच्छी साइलेज, बहुत अच्छी साइलेज जिसमें क्या होता है, ये इसमें अम्ल की मात्रा जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक। ब्यूटारिक अम्ल की मात्रा क्या होता है इसमें कम रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा एसिटिक एसिड की मात्रा जो होते हैं बहुत अच्छी साइलेज में ज़्यादा रहेगा और ब्यूटारिक एसिड की मात्रा कम रहेगा, फंगस की मात्रा भी कम रहता है, ठीक है। इसका जो pH रहता है 3.5 से 4.2 रहता है। इसमें 10% से कम अमोनिया होना चाहिए, ठीक। अच्छी साइलेज, तो अच्छी साइलेज याद रखिएगा ये जो स्वाद में सबसे अच्छा जो होता है वो अच्छी साइलेज ही रहता है, क्योंकि इसमें सब्जी होते हैं प्रॉपर मात्रा में, क्योंकि स्वाद रहता है, ठीक। क्यों आया समझ में। पशु जो होते हैं सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता है। इसमें ब्यूटारिक अम्ल की मात्रा जो होता है वो कितना रहेगा और pH कितना रहेगा, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो pH होता है इसमें 4.2 से 4.5। अमोनिया जो है 10% से 15% तक होता है। और उसके बाद होता है कुछ अच्छी साइलेज, ठीक है, जो ब्यूटारिक अम्ल होते हैं उसमें थोड़ा मात्रा में रहेंगे और इसका जो pH रहेगा 4.5 से 4.8,
ठीक है, आज समझ में। और अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसकी मात्रा 15 से 20%। देखो इनकी मात्रा कम होते जा रहे हैं, पीएच बढ़ते जा रहा है, तो नाइट्रोजन और अमोनिया की मात्रा क्या है, कम होते जा रहा है। खराब साइलेज में ब्यूटारिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा रहेगा, एसिटिक अम्ल की मात्रा कम रहेगा, पीएच भी बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक, इसमें गंध जो होते हैं वो भी अच्छे नहीं आते हैं। ठीक, बहुत अच्छी साइलेज में पीएच की मात्रा कम रहता है, जिसकी वजह से जो एनिमल के लिए वो अच्छा रहता है। ठीक, उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है वो है सॉइलिंग। तो ये सॉइलिंग के पूछा गया है कि क्या लाभ होते हैं। तो फसलों को शीघ्र काटने के कारण वर्ष में कई फसलें ले जा सकता है। ठीक है, सॉइलिंग क्या होता है, देखो सॉइलिंग क्या होता है ये आपको बता दूं। सॉइलिंग मतलब होता है जिस खेत के पास आप फसल को उगाए हो उसी के आसपास क्या करोगे, उसमें गड्ढे में डाल देते हैं, तो ये कहलाता है सॉइलिंग। तो इसमें क्या है, फसलों को शीघ्र काटने के कारण उसको कई फसलें ले सकते हैं। पशु चारागाह में नहीं ले जाने, मतलब पशुओं के लिए क्या होता है, चारागाह में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ता, उनका मल मूत्र पूरी तरह से काम आ जाता है। ठीक है, अच्छी मात्रा में खाद तैयार हो जाते हैं। ठीक, अच्छी मात्रा में क्या हो जाते हैं, खाद तैयार हो जाते हैं। ताजा हरा चारा खाने में पशु स्वस्थ हो जाता, ताजा हरा तुरंत, देखो सॉइलिंग में क्या होता है, तुरंत उगा रहते हैं, तुरंत पौधे एनिमल को दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो ग्रोथ होता है वो भी अच्छे से होता है। फसलें तैयार होकर शीघ्र ही काट लिया जाता है। ठीक, इस विधि से क्या होता है, पशुपालक वर्ष भर क्या कर सकते हैं, पशुओं को अच्छी किस्म का जो चारा है वो खिला सकते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर दूध देने वाले पशुओं के लिए किया जाता है। ठीक है, आज समझ में, जिससे अच्छा दूध उत्पादन हो। ये दूध धारू पशुओं को ज़्यादा दिया जाता है, हरा चारा, जिससे दूध की मात्रा क्या हो जाता है, अच्छे से वृद्धि होते हैं। फिर आता है अच्छी साइलेज में क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या उसके लाभ होते हैं साइलेज बनाने से। ये है, साइलेज बनाने से हरे चारे का अभाव कभी कमी नहीं होगा, जो हरे चारे में न्यूट्रिएंट होता है वो एनिमल को मिलते रहेगा। ठीक है, साइलेज बनाने से सूखे चारे के अपेक्षा कम जगह लगता है, क्योंकि एक गड्ढा बनाएंगे, गड्ढे में अच्छे तरह से उसको दबा देते हैं, जिसकी वजह से डेयरी फार्म में अधिक जगह बन जाएगा। वर्षा ऋतु में हे देखो, वर्षा ऋतु में क्या होगा कि आपका तो हरा चारा मिल जाएगा, दूसरी ऋतु में नहीं मिलता है, तो साइलेज बनाओगे तो आपको हर समय में आपको हरा चारा मिलते रहेगा। हरे चारे को आप लंबे समय तक क्या रख सकते हो, उसको सुरक्षित करके रख सकते हो। साइलेज में ऐसा देखो, साइलेज बनाने से और लाभ क्या होगा कि कुछ फसलें क्या होते हैं, खरपतवार की वजह से या अन्य चीज़ें की वजह से नुकसान हो जाते हैं, तो उनको काट के हम लोग तुरंत क्या बना सकते हैं, साइलेज बना सकते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है, हे किसे कहते हैं और हे के कोई 6 गुण बताना है। ठीक है, तो हे आपको बताया था, घास की सूखी अवस्था को हे कहा जाता है। घास को क्या कहा जाता है, या पौधे को सुखाया जाता है और पौधे को पशुओं के चारे के रूप में यूज किया जाता है, वो हे कहलाता है। ठीक है, और हे को हमको इस तरह से सुखाना चाहिए कि उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा बनी रहे। ठीक है, न्यूट्रिएंट की मात्रा बनी रहे, ऐसा नहीं कि उसको सुखा दी उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा बना ही नहीं। ठीक है, इसकी कौन कौन सी विशेषता होते हैं यह हम लोग देखेंगे कि हे के लिए कौन सी फसल होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, हे के लिए क्या होगा कि इसमें ऐसे फसल होना चाहिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की मात्रा हो। जैसे कि याद रखिएगा, जो हे बनाते हैं उसमें लगभग आपका 8 से 10% उसमें अच्छी तरह से प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा 8 से 10 ग्राम पदार्थ, मतलब कितना पदार्थ है उसके हिसाब से ग्राम में लिया गया है, वही 8 से 10% आपको याद रखना है। जो घास होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, खोखले तना होना चाहिए, क्योंकि खोखला तना अगर नहीं रहेगा, स्टेम में हार्ड रहेगा, तो क्या हो, सूखने के बाद लकड़ी टाइप का हो जाएगा। तो अधिक मात्रा में पत्ती होना चाहिए, खोखला तना होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए। ठीक है, उसमें फफूंद नहीं होना चाहिए, न ही उसमें बीमारी लगना चाहिए, न हो उसमें इंसेक्ट लगना चाहिए, खरपतवार का उसमें प्रकोप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी आप आसानी तरह से उसको हम लोग एनिमल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कटी हुई घासों में खेत में उस समय तक सुखाना चाहिए जब तक, देखो अब हे को कब तक सुखाना चाहिए, तो जब तक सुखाना चाहिए जब तक उसमें नमी की मात्रा कितना हो, 60 से 65% तक जो शुष्क पदार्थ रह जाए, मतलब इतना परसेंट 60 से 65% तक वो सूख के रह जाए। ठीक,
मतलब उसमें नमी की मात्रा आपको कितना निकाल देना है, नमी की मात्रा आपको उसमें निकाल देना है 35 से 40%। 35 से 40% उसमें नमी की मात्रा निकाल दी हो तब आपको फील्ड से निकाल देना चाहिए, उसके बाद आप दूसरे जगह में आपको सुखा सकते हो। देखो इतना सारा सब चीज फायदा होने के बाद भी साइलेज का कम प्रचलन क्यों है, तो ये है क्योंकि ये अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में साइलेज का नाम तक नहीं सुने रहते हैं। यानी कि याद रखिए, देखो किसान जो है साइलेज का नाम तक नहीं जानते हैं कि कैसे उसको रख सकते हैं। जो किसान साइलेज के बारे में परिचित हैं वो भी क्या होते हैं कि उचित साधन नहीं होने के कारण उसको बना नहीं पाते हैं। ठीक है, कृषक चारा देखो एक तो होता है साइलेज में अगर एक थोड़ा सा भी खराब हो गया तो उसमें दुर्गंध आने लगते हैं। ठीक है, वो खराब हो जाता है। तो याद रखिएगा कृषक जो है जो चारा होते हैं, ठीक है, उसको खराब होने का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। मौसम की आवश्यकता के अनुसार किसान साइलेज नहीं बनाते हैं। ठीक है, मौसम की आवश्यकता के अनुसार साइलेज किसान नहीं बनाते हैं। हरे चारे जो होते हैं हमारे जो कहा जाए छत्तीसगढ़ में ये भी सीमित मात्रा में है, भारत में भी सीमित मात्रा में है, क्योंकि सभी जगह हरे चारे नहीं मिलते हैं और अलग अलग फसल बोते रहते हैं, जिसकी वजह से किसान जो है रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। साइलेज का जो प्रयोग के प्रकार के लिए पशुपालन विभाग से प्रयास, मतलब ये है कि जो साइलेज बनाने हैं इसके लिए जो पशु विभाग है उसके द्वारा भी कम प्रयास किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं है कि साइलेज क्या होता है और क्यों बनाना चाहिए। ठीक, बरसीम की खेती ये आप पढ़ सकते हैं, ये एग्जाम में नहीं आया है कि बरसीम की खेती कैसे करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साइलो क्या है और साइलो में साइलेज कैसे बनाया जाता है। ये भी आपको बता दिया था कि साइलो मतलब उसका गड्ढा होता है, जो गड्ढा होता है उसी में चारा हम लोग भरते हैं, उसको बोलते हैं साइलो। ये 3 तरह से होते हैं, एक होता है साइलो टावर होता है, लंबा रहेगा। ठीक है, एक होता है ट्रेंच खाई और एक होता है पीट गड्ढा। ठीक, साइलो टावर जो होता है ये सबसे बेस्ट होता है क्योंकि ये जमीन के ऊपर बनाया जाता है, जमीन के ऊपर इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए रहते हैं। और पिट जो होते हैं जमीन के नीचे में रहते हैं, तो सबसे बेस्ट यही होता है क्योंकि ये जमीन के नीचे रहते हैं तो इसको बार बार निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें जो न्यूट्रिएंट वगैरह जो रहते हैं उनका लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि फंगस वगैरह जल्दी से आ जाएगा क्योंकि हवा आ जाता है उसमें। ठीक, तो ये साइलो के 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है टावर, एक होता है खाई, एक होता है पिट यानी गड्ढा। साइलो यानी गड्ढा बनाने के लिए ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए जो जमीन जो है थोड़ा ऊंचे होना चाहिए, क्योंकि आप गड्ढा बनाए हो और गड्ढा जो है नीचे है और वहाँ पानी रिसने लगा है तो आपका जो साइलेज है वो खराब हो जाएगा। और क्या ध्यान रखना चाहिए कि साइलेज बनाने के लिए जो गड्ढा है वो ऐसा गड्ढा होना चाहिए सीमेंटेड। ठीक है, वो गड्ढा कैसा होना चाहिए, सीमेंटेड होना चाहिए और गड्ढे में अच्छी तरह से चारे जो है भर सके। ठीक है, चारे को भरते समय अच्छे से उसमें दबाना चाहिए ताकि उसमें हवा वगैरह न जाए, क्योंकि हवा जैसे ही जाएगा उसमें फंगस का ग्रोथ होने लग जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरह से उसको दबाना चाहिए। ठीक, और क्या है इसमें, और क्या क्वेश्चन दिया गया है, देखो ये भी यही बता रहे हैं कि हवा उसमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि हवा जाने से उसमें फंगस हो जाएगा। साइलो को कभी भी एक बार में नहीं भरना चाहिए, मतलब गड्ढे को याद रखिएगा एक बार आपको नहीं भरना है, उसको वो धीरे धीरे भरते रहना है और अच्छे से उसको दबाते रहना चाहिए, हवा उसमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ही पूरी तरह से भर जाए तो उसको क्या न करना चाहिए, गीली मिट्टी से ऊपर को लेप के बंद कर देना चाहिए। जैसे ही साइलेज आपका जो साइलो है वो भर जाए तो उसको ऊपर से मिट्टी से लेप से कर देना चाहिए और उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब मिट्टी से इसलिए क्योंकि उसमें एरेशन अंदर ना जाए। 3 से 4 दिन बाद उसमें देखना थोड़ा दरारें होने लगेगा, क्योंकि उसमें जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस होगा तो कुछ चारे जो होगा नीचे चले जाएंगे तो उसमें दरारें हो जाएंगे, फिर उसको लेप के अच्छी तरह से कर देना चाहिए। इस तरह से क्या होगा, 4 महीने में जो हरा चारा रहेगा वो याद रखिएगा, 4 महीने में जो हरा चारा रहेगा वो साइलेज में बन जाएगा
साइलेज में बन जाएगा। तो एक तरह से याद रखिएगा, लगभग 110 से 120 दिन लगता है चारा से साइलेज बनने में। ठीक है, साइलेज बनाने के लिए कौन सा फसल अच्छा रहता है, तो याद रखिएगा ज्वार बाजरा, जिसमें फर्मेंटेशन की क्रिया अच्छे से हो सकता है, जैसे कि ज्वार बाजरा मक्का, ये सबसे अच्छा होता है क्योंकि मक्का इन सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है कि पशु आहार किसे कहते हैं और कितने भागों में बांटा गया है। तो पशु आहार किसको कहा जाता है कि उनको 24 घंटे में जो चारा दाना दिया जाता है, जिनके उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, उसको पशु आहार कहा जाता है। इसमें आपको संतुलित आहार को ही बता चुके हैं, जीवन निर्वाह आहार बता चुके हैं, वर्धक आहार, तीनों को हम लोग बता चुके हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, पशुओं को भोजन देने की सिद्धांत समझाइए कि पशुओं को कैसे कैसे भोजन देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो पशु आहार को नियमित रूप से देना चाहिए, संतुलित आहार देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप उनको भोजन दे रहे हो दूसरे दिन नहीं दे, तो संतुलित आहार आपको डेली देना है। आ रहा समझ में? संतुलित आहार आपको क्या करना है, डेली देना है, तो नियमित रूप से देना है। और आपको एक दिन में कम से कम 2 बार चारा या दाना देना चाहिए। कितने बार? 2 बार देना चाहिए, वो भी 8 से 10 घंटे के अंतराल में। आप जो चारा दे रहे हैं वो स्वच्छ होना चाहिए, पाचक होना चाहिए, ठीक है, जल्दी से पचने वाला होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, पौष्टिक आहार होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। ठीक है, पशु को जो चारा दे रहे हैं उसमें विभिन्न प्रकार का मिश्रण का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे हरे चारे के जहाँ सूखे थोड़ा मिक्स कर दिए, थोड़ा सा दाना वगैरह मिक्स कर दिए, इस तरह से। ठीक है, हरे चारे होते हैं उनको एकदम से नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि हरे चारा को अचानक से आप एकदम से बदल दोगे, पशु खाना नहीं खाएगा, है कि नहीं। तो जैसे कि उसमें थोड़ा लालच डालना चाहिए, जैसे कि आप अचानक से कोई भी चीज़, जैसे कि मोमोस आपको कभी खाए नहीं हो, अचानक से कोई मोमोस खिला देंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसका आदत करवाते रहेंगे तो वो एक आदत बन जाता है, तो पशु उसको आसानी से खा लेता है। तो अचानक से उनके भोजन को चेंज नहीं करना है। दूध देने वाली जो पशु होते हैं, प्रत्येक दूध देने वाले और गाभिन जो पशु होते हैं, उसको 2 से 5 केजी हरा चारा देना चाहिए। कितना देना चाहिए? 2 से 5 केजी। ठीक है, दाना हमेशा पहले खिलाकर बाद में हरा और सूखा चारा देना चाहिए, मतलब पहले दाना देना चाहिए, उसके बाद में सूखा या हरा चारा देना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पीएटी में भी आते हैं और फिल इन द ब्लैंक में भी यहाँ आते हैं, खाली स्थान में, कि प्रत्येक पशु को 2 से 2.5 केजी शुष्क पदार्थ, उनके शरीर, अगर 100 केजी उनका शरीर भार है तो उनको 2 से 2.5 केजी शुष्क पदार्थ की मात्रा देना चाहिए। ठीक है, पशु को शुष्क पदार्थ की आवश्यकता का जितना आवश्यकता होता है उसका 2/3 भाग सूखा चारा या हरा चारा से देना चाहिए। अब बचा हुआ जो रहेगा वो पौष्टिक मिश्रण यानी कि चारा दाना ये सब मिला के देना चाहिए। ठीक है, पशु एक बार में तुरंत ही जितना खा सके उतना ही आहार देना चाहिए, जितना एक बार में वो खा लेता है उतना ही देना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है, आपको भी अगर एक्स्ट्रा राशन दे देंगे तो आप उसको क्या करोगे? फेंक दोगे, है ही नहीं, खाओगे नहीं, तो इस तरह से हानि हो जाएगा। 100 केजी शरीर भार पे 8 से 10 ग्राम उनको नमक खिलाना चाहिए, क्योंकि नमक क्या करेगा? उनके भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। ठीक है, आहार को पचाने के हेतु उनको इच्छानुसार, जितना इच्छानुसार क्यों कहा जाए? क्योंकि जितना पानी पी सकते हैं उतना ही स्वच्छ पानी उनको देना चाहिए। ठीक है, दाने से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, और जो अनाज होते हैं उसके उपजात क्या क्या है, इसको आप देख सकते हो कि पशु आहार जिसमें क्या होता है, रेशे की मात्रा 18% से कम, वह पशु आहार जिसमें रेशे की मात्रा 18% से कम, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, दाना कहलाती है। और वही चारा क्या होगा कि जिसमें रेशे की मात्रा जो होता है 18% से ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, और प्रोटीन की जो मात्रा होगा इसमें 60% से अधिक होता है। या एक तरह से आप इसको कह सकते हो कि जिसमें फाइबर जो होते हैं, फाइबर यानी कि रेशा जो होता है वो 18% से कम, 18% से कम। और जो TDN है, TDN मतलब होता है टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, ये जो आप होगा ये 60% से अधिक होता है, इसको बोलते हैं दाना। क्या बोलते हैं? दाना। मोटे चारे किसको बोलते हैं? ठीक, मोटे चारे। तो मोटे चारे जस्ट इसका अपोजिट रहेगा, यानी कि रेशा, इसमें DCP, रेशा मतलब समझ जाना, DCP पाच्य कच्ची प्रोटीन,
पाच्य कच्ची प्रोटीन यानी कि डीसीपी जो होगा वो जो रहेगा 18% से अधिक, और जो टीडीएन है टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट ये 60% से कम होता है, इसको कहा जाता है मोटे चारे। तो ये दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। दाने कितने प्रकार के होते हैं, तो एक अनाज वाले दाने होते हैं। अब अनाज है तो जाहिर सी बात है उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा रहेगा, रेसी की मात्रा कम रहेगा और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहेगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, चना ये सब आते हैं, ठीक। दूसरा हो गया दाना का उपजात, यानी कि दानों का जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होते हैं, जैसे गेहूं के चोकर हो गए, चावल के चोकर हो गए, ठीक है, या चूनी हो गया। इसके अलावा जो ऑयल केक होते हैं, ठीक है, खली कहा जाता है। खली क्या होते हैं, जो तेल वाली फसल होती है उससे तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बच जाता है उसको पशु को खिलाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें अलसी की खली, मूंगफली की खली, तिल, सरसों ये सबसे अच्छे होते हैं। और याद रखिएगा मूंगफली की खली में सबसे ज़्यादा याद रखिएगा नाइट्रोजन की मात्रा होता है, 7.3% नाइट्रोजन की मात्रा होता है, किसमें, मूंगफली की खली में, ठीक है। पशु उपजात मतलब पशुओं से जो मिलने वाले होते हैं, जैसे कि मछली का चूर्ण हो गया, उनका पाउडर दे सकते हैं, ठीक है, या उनका रक्त चूर्ण है यानी कि ब्लड वगैरह से है, उससे पाउडर फॉर्म में आप दे सकते हो। अनाज के बाई प्रोडक्ट गेहूं का चोकर, चावल का चोकर, मतलब गेहूं से निकलने वाला जो उपजात रहेगा उसको दे सकते हो। ये सबको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। बाकी आपका ये जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला, इसको हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरे न्यूमेरिकल वाला रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर कौन कौन सा, पशु चिकित्सा, पशु रोग और पशु की जांच और नस्लीय प्रबंध। तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि आपका जो प्यारा प्यारा कमेंट आता है, वीडियो को लाइक करते हैं, वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं इसका, तो बिल्कुल ही वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो आपको पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू सो मच।